हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो श्रीराम एजुकेटर्स के प्लेटफॉर्म पे मैं विकास सिंह आपका फिजिक्स फैकल्टी स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिराइवेशन सैटेलाइट से रिलेटेड सभी चीजों का, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का, सैटेलाइट के टाइम पीरियड का, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम देखने वाले हैं सैटेलाइट में एनर्जी का। ठीक है ना। तो सारी सैटेलाइट से रिलेटेड डिराइवेशन आज हम एक ही वीडियो में कर डालेंगे। स्टूडेंट, एक बात बता दूं मैं कि हमने क्लास 10th के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फिजिक्स डेरिवेशन यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल जाएंगे। या आप हमारे ऐप से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे चेक करने में चीजें स्कैटर्ड लग रही है तो ऐप पे जाके आप चेक कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है ये सारे वीडियोस। ठीक है ना। तो इसका डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और ऐप का भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट हम देखेंगे सैटेलाइट क्या होती है। आपको पता है कि सैटेलाइट इज ए हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड ए प्लैनेट, ये तो पता ही होगा। ठीक है ना। और स्टूडेंट, ये दो तरीके की सैटेलाइट होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो स्टूडेंट, अभी जो मैं डिराइवेशन करने वाला हूँ नेचुरल के लिए भी है और आर्टिफिशियल के लिए भी है, कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, उनके एग्जिस्टेंस में कैसे वो एग्जिस्ट करती है उस बात के ऊपर डिफरेंस है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब स्टूडेंट कि जो सैटेलाइट होता है वो किस स्पीड से अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ऑर्बिट आप जानते हैं ना, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का एग्जांपल ले लेते हैं और इसका रेडियस आर है। तो इससे सरफेस से एच हाइट ऊपर मान लीजिए एक सैटेलाइट है जो इस अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, इस तरह से अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है ना। एच हाइट ऊपर एक सैटेलाइट है जिसका जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। मान लीजिए इसका मास है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम। ठीक है ना। अर्थ का मास है कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम। ठीक है स्टूडेंट। तो एक बात समझना है कि भाई इसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से ऑर्बिट में अपने घूम रहा है, वो क्या होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सैटेलाइट के ऊपर हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो आपको पता है स्टूडेंट कि इस सैटेलाइट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में। वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स कौन सा होगा स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो नीचे की ओर लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, तो उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। क्यों, m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगा रहे हो स्टूडेंट, G इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगा रहे हैं। तो G इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होता है, आर होता है इन इसके सेंटर से, ये जो अर्थ है इसके सेंटर से इस सैटेलाइट की दूरी। तो इसके सेंटर से देखो स्टूडेंट, यहां से यहां तक तो आर हो जाएगा, यहां से यहां तक आर हो जाएगा। उसके ऊपर सरफेस से एच हाइट ऊपर ये सैटेलाइट है। तो इस समय स्टूडेंट इसकी दूरी कितनी होगी दोनों के सेंटर के बीच में, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होगा, जो फोर्स लगेगा इस सैटेलाइट के ऊपर जो कि सेंटर की तरफ अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ जो अट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट, वो जो फोर्स होगा वो होगा F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो स्टूडेंट, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि कहीं भी फोर्स लग रहा है तो फोर्स इक्वल टू, अगर वो फोर्स अनबैलेंस है तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है कि अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूमने की तरफ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, ये वाला जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू ए सी के। एसी क्या है यहाँ पे आपका, एसी है बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हमने लिखा कैसे है, ये हमने लिखा है स्टूडेंट क्योंकि आप जानते हैं एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। कैसे पता, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से पता। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, एसी की वैल्यू क्या होती है, तो जरा इसको फिर से लिख लेता हूं एक बार, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट एसी क्या होता है, तो एसी का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है इसके अंदर, स्पीड है स्टूडेंट, वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो m इंटू, अभी सैटेलाइट किस स्पीड से घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में किस स्पीड से घूम रहा है वो यहाँ पे आपको रखना होता है। तो सैटेलाइट घूम रहा है स्टूडेंट वी ओ स्क्वायर से, और इसकी सेंटर से, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, जिस सेंटर के अबाउट ये घूम रहा है उससे इसकी दूरी कितनी है, तो उसके सेंटर से जो इसकी दूरी है स्टूडेंट वो है आर प्लस एच, आर प्लस एच। और यहाँ m किसका होगा, यहाँ पे m होता है ऑब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट ये वाला m और ये वाला m कैंसिल हो जाएगा। देखिए r प्लस एच का होल स्क्वायर है और यहाँ r प्लस एच का एक पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक पावर वन पावर हो जाएगा कैंसिल होने के बाद। तो स्टूडेंट बचेगा क्या, बचेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी ओ स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच बचेगा, वी ओ इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो स्टूडेंट इसी से आपको पता चल गया कि वी ओ इक्वल टू कितना होगा, वी ओ इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ
v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h, gm अपॉन r प्लस h, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। अब एक बात समझो, जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा, h की वैल्यू बढ़ती, h क्या है, सरफेस से सैटेलाइट की हाइट, तो जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये vo स्लो होता है, ये स्पीड जो है सैटेलाइट का वो स्लो होता जाएगा, अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट स्लो घूमेगा। तो सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में पास रहता है तो तेज घूमता है, और सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट से दूर रहता है तो स्लो घूमता है। इसलिए स्टूडेंट जब अभी आपने देखा होगा कि भारत का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन शक्ति, जिसके अंदर हमने पृथ्वी के करीब में घूमते हुए एक सैटेलाइट को मार गिराया था, तो लोगों कुछ लोग को लग रहा था कि अच्छा करीब में घूमते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट था उसी को तो मार के गिराया था। हम ऐसे करने वाले चौथी कंट्री बने थे स्टूडेंट, हमसे पहले चीन, अमेरिका और एक और कंट्री है रशिया, चीन, अमेरिका, रशिया और चौथी कंट्री इंडिया बना था पूरी दुनिया में, और इंडिया फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी सैटेलाइट को मार गिराने वाला पहला कंट्री था, बाकी लोगों ने और भी अटेम्प्ट लिए थे। तो इस हमने लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को मार गिराया था ऑपरेशन शक्ति के दौरान। तो लोगों ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, लो अर्थ ऑर्बिट में मार के गिरा दिया तो कोई बड़ी बात है, लेकिन स्टूडेंट बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट की स्पीड सबसे तेज होती है। यहां पे मैं आपको बता दूंगा अभी अगले केस में, लगभग, क्योंकि डिस्कस कर रहा हूं तो यही बता दे रहा हूं, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है स्टूडेंट लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है ना, तो अब इसी में स्टूडेंट कुछ एजम्पशन है, ठीक है, कुछ एजम्पशन देख लेते हैं। अब एजम्पशन में ये है स्टूडेंट कि मान लीजिए h की वैल्यू बहुत कम हो, h इज लेस देन r, r कितना होता है अर्थ का r कितना होता है 6400 किलोमीटर। अब अगर r की वैल्यू, जैसे h की वैल्यू बहुत कम हो, कितनी हो 80 90 मान लीजिए 100 तक हो, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट जब कर देंगे तो यही vo वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vo वाला फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। अब देखो बच्चों, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, अब मैं ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कैपिटल R से, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो gm r हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, करके दिखा दूं, चलो करके दिखाता हूं, इधर करके दिखा देता हूं मैं। अगर gm से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो gm r, नीचे क्या हो जाएगा r स्क्वायर, इसका रूट होगा, इसका रूट होगा। तो एक बात सोचो, gm अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो स्टूडेंट अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है ये, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट gm अपॉन r तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। तो इसको मैं एक और बार लिख सकता हूं, रूट g इंटू आर, इसी की वैल्यू तो 9.8 होती है अर्थ के लिए। ठीक है ना, तो स्टूडेंट मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ये वाला, नहीं तो अगर आप बाद में आपको, अच्छा एक बात और स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीज भी मैं लिखूंगा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। तो रूट जी आर। अब स्टूडेंट जिन बच्चों को पता हो कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस्केप वेलोसिटी इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने किया है, आप वहां से जाके चेक कर लेना स्टूडेंट। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था रूट 2 जी आर। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला था, रूट 2 जी आर। तो स्टूडेंट अगर इसमें से देखो, अगर ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, v बाई रूट 2। अगर v में से रूट 2 हटा दिया जाए तो आपका एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्वेश्चन क्या है कि एक सैटेलाइट जो कि अर्थ के नियर बाई रोटेट कर रही है, उसके स्पीड को कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए जिससे अर्थ के ऑर्बिट को वो छोड़ दे। इसका आंसर डायरेक्ट भी याद रखा जाए तो बुरी बात नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, इसका आंसर होता है 41.4%। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी हम ये प्लेलिस्ट दूसरे पर्पज के लिए बना रहे हैं ताकि आप डेरिवेशन जल्दी समझ पाए, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, आप जरूर हमारे ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी वेलोसिटी अगर अर्थ के लिए कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये जो अगर अर्थ के लिए, किसके लिए, ये मैं बता दूं साफ साफ, ये फॉर अर्थ, ये अर्थ के लिए होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हमारा पहला डेरिवेशन हुआ। ठीक है, अब अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा डेरिवेशन है हमारा स्टूडेंट टाइम पीरियड का। दूसरा डेरिवेशन हम लोग का है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बताइए, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, अगर एक रिवोल्यूशन पूरा करने में एक सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है। ठीक है ना, तो अभी स्टूडेंट पीछे आपने देखा कि सैटेलाइट एक स्पीड से पूरे ऑर्बिट में घूम रहा है, एक ही स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा है। अब अगर एक स्पीड से ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैं एक फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा सकता हूं। अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करो स्टूडेंट, तो एक रिवोल्यूशन जब वो लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर प्लस एच। अभी मान लेते हैं एच हाइट पे है, तो 2 पाई आर प्लस एच ट्रेवल करेगा, क्योंकि रेडियस कितनी थी पीछे केस में, आर प्लस एच थी।
रेडियस r प्लस एच थी ना स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं। ये वाली रेडियस कितनी थी, यहाँ से r प्लस एच थी, तो उसका रेडियस हो गया, तो ये एक रिवोल्यूशन जब पूरा लेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई इंटू आर प्लस एच, 2 पाई इंटू आर प्लस एच चेक करेगा। अब अगर 2 पाई इंटू आर प्लस एच स्टूडेंट, और किस स्पीड से घूम रहा है, घूम रहा है vo की स्पीड से, vo मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड से। तो यहाँ तो वैल्यू आ गया, देखो अगर समझोगे आसान पड़ेगा, रटोगे डिफिकल्ट पड़ेगा। अब ये वाला स्टेप बस समझ लो कि अब यहां तक vo हमको याद है, vo की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि आगे जो इसका फॉर्म आता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, ठीक है ना। तो एक बात देख लो, चलो तो स्टूडेंट vo की वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई r प्लस एच। अब यहां देखो vo की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r प्लस एच का, डिवाइडेड बाई r प्लस एच। अब इस r प्लस एच को ऊपर भेज दो, अगर स्टूडेंट इस r प्लस एच को आप ऊपर भेज देंगे तो फिर क्या होगा, इस r प्लस एच को आप ऊपर भेजेंगे तो t का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई रूट gm इंटू r प्लस एच का पावर 3/2, ये बनेगा फॉर्मूला, t 2 पाई रूट gm इंटू r प्लस एच का पावर 3/2। अब बोलोगे कैसे, कितने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये हो गया, तो देखो एक बात, रूट gm को इसके नीचे लिख लिया, अब ये क्या है रूट r प्लस एच, तो ऊपर कितना था, ऊपर यहां बस बता रहा हूं, बाकी मैं इसको हटा दूंगा ताकि पीडीएफ में आपको दिक्कत ना हो। स्टूडेंट अभी r प्लस एच का पावर ऊपर कितना था 1, और नीचे से भी ये रूट r प्लस एच ऊपर ही तो जाएगा, तो 1 इंटू आर प्लस एच का पावर 1/2, r प्लस एच का पावर 1/2, एक मिनट बच्चों, 1 इंटू आर प्लस एच का पावर 1/2, ठीक है 1/2। तो आप जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो r प्लस एच का पावर 1 प्लस 1/2 कर देंगे, तो यहां से कितना देगा r प्लस एच का पावर 3/2, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वहां, बाकी जो लोग देखना चाहे देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि पीडीएफ में आपके ना पड़ा रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है अभी, ये हमारा टाइम पीरियड का डेरिवेशन है। टाइम पीरियड में आपको याद रखना है स्टूडेंट, देखो एक बात ध्यान से, ये डेरिवेशन हाइट का भी है। जैसे अगर आपसे बोले कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो हाइट का फॉर्मूला कैसे, तो देखो स्टूडेंट, जब इसरो वगैरह या कोई भी नासा वगैरह जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करना चाहिए। तो एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करना चाहिए, तो यहाँ टी की वैल्यू डाल दी। अब देखो m तो कांस्टेंट है, m किसका मास है, अर्थ का, और ये g कांस्टेंट है, ये पाई कांस्टेंट है, ये r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसमें t की वैल्यू अगर मैं डालूं तो सब कुछ हमें पता है, h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, हाँ कैलकुलेशन बड़ा होगा कंप्यूटर कर लेगा, लेकिन h की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो इससे पहले टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि एक सैटेलाइट कितना चक्कर लगाए, कितना टाइम, एक टाइम लेने में, एक रिवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगाएगा। फिर उसके बाद हम लोग हाइट डिटरमाइन कर लेते हैं कि अच्छा हाइट, कितने हाइट पर हमको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट ये फॉर्मूला ऑफ हाइट भी हो सकता है ना, तो दोनों ही चीजें हैं, ये फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड भी है। एच आपको पता है तो टाइम पीरियड निकाल लीजिए, और अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो एच निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ऑफ हाइट भी कभी कभी इसको कहते हैं। इसमें यहाँ पे बताइए, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कौन सा लॉ, केपलर्स लॉ पढ़ा है ना प्लैनेटरी मोशन में। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, मैं आपके लिए वो काम छोड़ रहा हूं, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1/2 है तो 1/2 हट के क्यूब आ जाएगा। तो केपलर वाला लॉ फॉलो हो रहा है ना, केपलर वाला लॉ फॉलो हो रहा है। तो केपलर, ये बीच में जो डेटा आएगा वो केपलर कांस्टेंट होगा। तो केपलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। तो बच्चों यहीं से अगर आप निकालेंगे के विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम। तो इसी को हम लोग कहते हैं केपलर्स कांस्टेंट, ठीक है, केपलर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये केपलर्स कांस्टेंट होता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको भी निकाल सकते हैं केपलर्स कांस्टेंट को। अगर आप अच्छे एग्जाम को दे रहे हैं तो केपलर्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रखें, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो अब हमारा लास्ट डेरिवेशन रह गया स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन हो गया। अब लास्ट डेरिवेशन हमारा हो गया एनर्जी का, ठीक है। तो तीसरे डेरिवेशन को हम लोग करते हैं स्टूडेंट, तीसरा डेरिवेशन है हमारा एनर्जी का। चलिए, तो तीसरा हम लोग एनर्जी इन सैटेलाइट, एनर्जी इन सैटेलाइट, सैटेलाइट में कितने कितने तरीके से एनर्जी रह सकती है। तो एक बात मैं बस लास्ट में आपको बताऊंगा, वो बात आपको पकड़नी है। सबसे पहले इसको देखिए, इसके अंदर सबसे पहले एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, हाफ m इंटू vo का स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द सैटेलाइट, और स्टूडेंट vo क्या है, vo है ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाफ m इंटू vo का स्क्वायर। तो vo का स्क्वायर, तो स्टूडेंट आप vo की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m इंटू vo स्क्वायर। vo की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट gm अपॉन आर प्लस एच, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा gm अपॉन आर प्लस एच।
तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 GMM अपॉन R प्लस H। ये आपका किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का, छोड़ दीजिए ऐसे ही। फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है भाई कि सैटेलाइट के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपको फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी, अगर दो मास है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, m1 और m2, तो उसका फॉर्मूला होता है u इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाई r। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस जी कैपिटल M अर्थ का मास इंटू स्मॉल m सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी कितना है, r प्लस h। ठीक है ना, तो ये जो हमारा हुआ स्टूडेंट, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब आप टोटल एनर्जी निकालिए, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, वीडियो को पॉज करिए और टोटल एनर्जी निकालिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप टोटल एनर्जी लिखिए, तो स्टूडेंट अगर जब आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ निकल के आएगा माइनस 1/2 GMM अपॉन R प्लस H। आप ऐड करके देख लीजिएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करके आप चेक कर लीजिएगा। ये टोटल एनर्जी आएगा माइनस GMM अपॉन R प्लस H। अब स्टूडेंट देखो टोटल एनर्जी, अब ध्यान से देखो तीनों को, इसको देखो और इसको देखो, तो क्या टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माइनस है क्या, चेक करना जरा, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का माइनस है क्या, है। टोटल एनर्जी क्या पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है क्या, है। तो यहां से एक रिलेशन मिला कि वो रिलेशन आप याद रखें तो बहुत आपके लिए काम आएगा। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट टोटल एनर्जी माइनस क्यों आ रही है, टोटल एनर्जी माइनस क्यों आ रही है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, इस दुनिया में जितने भी बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम का मतलब जो किसी न किसी के साथ बंधे हुए, जैसे हम अर्थ के साथ बंधे हुए, सैटेलाइट अर्थ के साथ बंधी हुई है, अर्थ सन के साथ बंधी हुई है, तो जितने भी बाउंडेड सिस्टम है उनकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होती है। जैसा हमसे पूछा जाए हमारी टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव, ठीक है ना। ये इसके बारे में मैंने जब आपका एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन था उसके अंदर काफी चीजें बताई थी, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है ना। ये वाला रिलेशन याद रखना स्टूडेंट, ये सेम टू सेम रिलेशन एटम और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेस निकालेंगे आप क्लास 12th में, उसके अंदर भी ये सेम रिलेशन काम आएगा आपको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।